जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12th के ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर क्विक रिवीजन क्लासेस बना रहे हैं और इसमें क्लास हुई थी उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक हमने कवर किए थे। इस रिवीजन क्लास में हम केवल चैप्टर नंबर 6 को कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें ये लगा ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है और बाकी यूनिट्स के साथ फिट नहीं बैठ, तो अपन चैप्टर नंबर 6 विश्व मानव अधिवास को यहां लेकर चल रहे हैं। और यहां पर मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कुछ नोट डाउन करने की जरूरत है तो आप वीडियो को पॉज करें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक और खास बात है कि यदि आप इस वीडियो को स्पीडली देखना चाहते हैं तो YouTube में फंक्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, तो वहां से आप अपनी आवश्यकता अनुसार 1 पर, 1.25 पर, 1.50 पर, 1.75x करके या 2.0x करके इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। इसके लिए हमने 5 आपके असाइनमेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ग्रामीण अधिवास की 2 प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन, हेमलेट क्या है। तीसरा क्वेश्चन, नदी विसर्ग के किनारों पर कौन से प्रतिरूप का निर्माण होता है। मेगालोपोलिस क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया की सबसे विशाल मलिन बस्ती कौन सी है। इन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें और पूरे वीडियो को आप देखें। लास्ट में हम कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट क्विक रिवीजन क्लास। विश्व मानव अधिवास। मानव अधिवास अर्थात मानव बस्ती। जिस प्रकार उंगलियों के मिलने से मुट्ठी का निर्माण होता है, उसी प्रकार घरों की इकाइयों के मिलने से मानव बस्ती बनती है। इस संदर्भ में संभववाद विचारधारा के जनक विडाल डी लाब्लाश का कहना है, मानव द्वारा स्वयं के वास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना निर्मित की जाती है उसे मानव अधिवास कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मानव अधिवास के वर्गीकरण के बारे में। यहाँ 2 आधार से हम इसका वर्गीकरण देख सकते हैं। पहला है समयावधि या बसाव की जो समय सीमा है उसके आधार पर 2 प्रकार के अधिवास होते हैं, स्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। स्थायी जो अधिवास हैं वो प्राय शिकार करने के लिए, मौसम की विशेष प्रतिकूलता से बचने के लिए, चारण या अन्य किसी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं किर्गिज जो जनजाति है, नागा जनजाति, एस्किमो याद आ रहा हो कुछ आपको, इग्लू, कर्मक, बुशमैन इत्यादि के द्वारा ये इस प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं स्थायी अधिवासों की ओर। स्थायी जो अधिवास हैं इनका निर्माण प्राय उत्तर पाषाण काल से प्रारंभ हुआ और इसी के बाद स्थायी रूप से व्यक्ति ने कृषि करना भी सीखा था। स्थायी अधिवासों का जो निर्माण है वो प्राय जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा के लिए किया जाता है या खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण करने के लिए किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भौतिक वातावरण की जो कठोरता है या कहें मौसमी जो प्रतिकूलता है, सर्दी गर्मी बरसात की जो कठोरता है उसको कम करने के लिए किए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्गीकरण देखते हैं, प्राकृतिक दशाओं व आकार के आधार पर। यानी प्राकृतिक दशाओं व आकार के आधार पर पुनः 2 प्रकार से अधिवासों को बांट दिया गया है। पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। आइए जानते हैं ग्रामीण अधिवास को। ग्रामीण अधिवास, इन अधिवासों में अर्थव्यवस्था प्राय प्राथमिक व्यवसायों पर आधारित होती है, अर्थात जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना या जंगलों से जो है वनोत्पादों को संग्रहण करना। ग्रामीण अधिवासों की अपनी कुछ विशेष समस्याएं भी होती हैं। एक तो आवागमन के साधनों का अभाव होता है। इन इलाकों में स्वच्छ पेयजल व स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। विद्युत आपूर्ति की जो सुनिश्चितता है वो 24 घंटे के लिए नहीं होती है।
कई कई स्थानों पर 6 घंटे बिजली प्राप्त करना भी कठिन कार्य होता है। सूचना तकनीकी व दूरभाष जैसी सुविधाओं का अभाव होता है। रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं और उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का भी इन अधिवासों में अभाव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रामीण अधिवासों को और अधिक गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण अधिवासों को पुनः वर्गीकृत किया जाता है और यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ग्रामीण अधिवासों को मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। आइए एक एक करके इनको जानेंगे। सबसे पहले सघन या गुच्छित। सघन या गुच्छित की बात करें तो यहाँ जो आवास होते हैं वो पास पास बने हुए होते हैं और एक ही स्थान पर बहुत सारे जो आवास हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, यानी एक स्थान विशेष पर ही जो है घरों का एक झुग्गा बन जाता है। इन अधिवासों में सामाजिक प्रगाढ़ता होती है, सामाजिक समरसता होती है, एकता का भाव होता है, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना होती है और प्राय इन अधिवासों में आवासों की संख्या 40-50 से लेकर सैकड़ों की संख्या तक हो सकती है और प्राय इन अधिवासों में जनसंख्या जो है 1000 या इससे अधिक होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके उदाहरण। ये प्राय सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे गंगा सतलज का जो मैदान है उन इलाकों में इस प्रकार के अधिवास जो हैं देखने को मिलते हैं। नंबर 2 पर चलते हैं, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। इस प्रकार के जो आवास होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, एक दूसरे के प्रति यहाँ सहयोग की भावना प्राय कम होती है और भी देखने में आता है कि यहाँ पर जातिगत ऊंच नीच की भावना भी इनमें निहित होती है। इस प्रकार के जो अधिवास हैं वो यूएसए में, कनाडा के जो घास के मैदान हैं जिन्हें प्रेरी प्रदेश कहते हैं उन स्थानों में, एशिया के घास के जो मैदान है स्टेपीज वहाँ, अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास में, इसके अलावा गंगा के खादर क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन क्षेत्रों में, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स जो घास के मैदान हैं उन इलाकों में भी ये मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इत्यादि जिलों में भी इस प्रकार के अधिवास प्राय देखने में आते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखेंगे मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवासों को अर्ध सघन अधिवास भी कहते हैं और यहाँ इन अधिवासों के बनने में प्राय जो प्राकृतिक या कहें पर्यावरणीय कारणों की बजाय पारिवारिक कारण जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। ये कैसे होते हैं देखिए, जब एक परिवार विशेष जो एकाकी रूप से रहा करता था, अब उस परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे भाइयों में बंटवारा होने लगा, परंतु वो वही कुणवा बढ़ता चला गया और अब एकाकी जो रूप था वो धीरे धीरे सघन रूप को प्राप्त कर रहा है। अर्थात वहां पर इस संक्रमण की अवस्था में दोनों गुण एक साथ लक्षित होते हैं, अतः इसे मिश्रित अधिवास कहा गया। राजस्थान में कोटा जिले की जो सांगोद तहसील है वहां पर खुर्द गांव इसका बहुत शानदार उदाहरण है। नंबर 4 पर है पल्ली या पुराना, जिसे हैमलेट भी कहते हैं। ये पल्ली या पुराना अधिवास है, ये गांव से प्राय छोटा होता है और इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं यहाँ भी एक ही बस्ती में अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग जो है निवास करते हैं। इस प्रकार के अधिवास पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों में व खनन क्षेत्रों में देखने को आते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ग्रामीण अधिवासों में जो घर हमें मिलते हैं उनका बसने का पैटर्न क्या है। इस आधार पर जो ग्रामीण अधिवास के पैटर्न हैं यानी प्रतिरूप हैं वो 12 प्रकार के हैं। उसमें सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं रेखीय प्रतिरूप का। रेखीय प्रतिरूप, इन्हें हम पंक्तिनुमा प्रतिरूप या मार्गोन्मुख प्रतिरूप या अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं और इस प्रकार के प्रतिरूप प्राय सड़क मार्गों के किनारे या रेल मार्गों के किनारे या किसी नहर के किनारे प्राय देखने में आते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव। ये प्रतिरूप है, इसका एक चित्र हमारे पास में मौजूद है। ये मान लीजिए एक रेलवे ट्रैक है और उस रेलवे ट्रैक के सारे ये जो हैं घर बने हुए हैं और आप देख रहे हैं एक पंक्तिनुमा तरीके से इनका जमाव है या बसावट है। तीर प्रतिरूप, ये जो पैटर्न होता है ये किसी नदी विसर्प के सहारे
बनते हैं, जहां कहीं भी नदी बलखाती हुई चलती है, सर्पिलाकार रूप जब वो लेती है और उसके किनारे किनारे यदि अपन कहें कि जितना इलाका मिलता है वहां घर बनने लगते हैं तो तीर प्रतिरूप देखने में आता है। या दोआब जो क्षेत्र होते हैं, यहां पहले जान ले दोआब का मतलब क्या है। दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है वह दोआब क्षेत्र कहलाता है। और इस बीच के क्षेत्र में जब अधिवास बनने लगते हैं, घर बनने लगते हैं, तो उससे जिस बस्ती का जन्म होता है वह तीर प्रतिरूप के समान होती है। प्राय दक्षिण भारत में कन्याकुमारी व उड़ीसा में जो चिल्का झील है उसके तट पर इस प्रकार के अधिवासों का निर्माण हुआ है। आइए देखते हैं, इसको चित्र के माध्यम से समझें कि ये एक बलखाती हुई कोई सर्पिलाकार नदी है और इसके किनारे किनारे ये जो है घर बन गए, ये अधिवास बन गए, ये बस्तियां बन गई। या कोई नदी ए है या कोई नदी बी है, इनके बीच का इलाका ये है जहां पर अधिवास बन गए। तो इस प्रकार से तीर प्रतिरूप निकल कर आता है। नंबर 3 आपके सामने है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के व्यू से। नदियों या नहरों या सड़कों का जब संगम तो हो परंतु वे एक दूसरे को ना काटे, ये यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसे चित्र में अपन थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये कोई अपने पास मुख्य सड़क है और इसके पास में ये कोई संपर्क सड़क निकल कर आई, लेकिन इसने इस मुख्य सड़क को क्रॉस नहीं किया और इस संपर्क सड़क के दोनों किनारों पर जो है अधिवास बनना शुरू हो गए। तो एक तरीके से हमें लगता है टी शेप जैसा कुछ बन गया है और यहां पर इस तरीके से जो पैटर्न बनकर हमारे सामने आता है, त्रिभुजाकार रूप में आता है, तो यह पैटर्न हुआ त्रिभुजाकार। इस प्रकार के जो अधिवास हैं वो हमें पंजाब और हरियाणा जो है प्रांतों में देखने में आते हैं। नेक्स्ट है आयताकार प्रतिरूप, रेक्टेंगुलर पैटर्न। जब दो सड़कें परस्पर एक दूसरे को काटती हों और आपको पता है जब वो काटेंगी तो कहीं ना कहीं कोई चौराया बनेगा, जैसे कि आप इस चित्र में देख पाएंगे। ये यहां पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये एक सड़क जा रही है, इस यहां एक सड़क आ रही है और ये आपको बीच में जो है मिलन स्थल दिख रहा होगा, ये चौराया बन गया है यहां पर। अब यहां ये देखना है कि इन मिलन स्थल के जो है अपन कह सकते हैं कि समानांतर जो है किनारों पर ये कुछ गलियां आपको दिख रही होंगी साइड में, और इन गलियों के किनारे किनारे जब घर बनने लगते हैं तो एक आयताकार जो पैटर्न है वो हमारे सामने निकल कर आता है। और इस प्रकार के जो अधिवास हैं, बस्तियां हैं, वो समतल उपजाऊ जो मैदानी भाग होते हैं, प्राय जहां पर जनसंख्या का घनत्व भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, वहां इस प्रकार के पैटर्न निकल कर आते हैं। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं अरीय प्रतिरूप के बारे में। अरीय प्रतिरूप, इस अरीय प्रतिरूप में एक स्थान पर आप चित्र देखिएगा, यहां ये बीच का सेंटर पॉइंट है, ये जो सर्किल है इस सर्किल पर कई मार्गों से जो है सड़कें आती हैं। ये कच्ची या पक्की सड़कें होती हैं और ये विभिन्न दिशाओं से आती है और विभिन्न दिशाओं से आने के बाद इन संपर्क सड़कों के किनारे किनारे जो है ये घर बनने लगते हैं और जब ये घर बनने लगते हैं, ये अधिवास बनने लगते हैं, ये बस्तियां बनने लगती हैं, तो यही होता है अरीय प्रतिरूप। यहाँ एक बात खास तौर से देखने वाली बात है कि यहां पर ये जो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं अर्थात ये जो संपर्क सड़कें हैं, ये एक दूसरे के कभी भी समानांतर नहीं होती हैं। जैसे ये एक लाइन है और या एक ये दूसरी लाइन है, यदि ये जो परिस्थिति है इसे हम कह सकते हैं किसी हद तक ये एक दूसरे के समानांतर रहेंगी, चाहे इसे इस दिशा में बढ़ाया जाए या इसे इस दिशा में बढ़ाया जाए। परंतु यदि इस तरीके से हमारे पास में कोई ना कोई यदि दो संपर्क सड़कें हैं तो इन्हें आगे मिलाया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगे, यानी ये जो स्थिति है इसे कहेंगे कि ये समानांतर नहीं है। तो ऐसा ही कुछ अरीय प्रतिरूप में देखने को मिलता है और तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के पैटर्न जो हैं हमारे सामने आते हैं। आइए अब आगे चलते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप की ओर। किसी तालाब, झील या किसी धार्मिक स्थल अथवा चौपाल के चारों ओर जब बस्तियों का निर्माण होने लगता है तो इस प्रकार के पैटर्न सामने आते हैं। चित्र देखिए, ये एक कोई मान लीजिए चौपाल है या कोई धार्मिक केंद्र है और इसके चारों ओर जो है बस्तियां धीरे धीरे बनने लगती हैं और ये एक सर्कुलर जो रूप है वो धारण करने लगती हैं। तो ये हो गया वृत्ताकार प्रतिरूप।
ये जो प्रतिरूप है इसकी जो आद्यावस्था होती है अर्थात प्रारंभ में ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट रूप में होती है, अर्थात नाभिकीय प्रतिरूप, यानी जो अपना चौपाल है सबसे पहले इसके किनारे किनारे पर ही कुछ अधिवास जो है औड़े के रूप में बनने लगते हैं और बाद में धीरे धीरे ये सर्कुलर जो रूप है वो धारण करती है। इस प्रकार के अधिवास मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में प्राय देखने को आते हैं। लीजिए आगे चलते हैं। तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप जो है ये आर्य प्रतिरूप का ही जो है विकसित रूप होता है, या ये कहते हैं कालांतर में जो आर्य प्रतिरूप है वो तारा प्रतिरूप का रूप धारण कर लेता है। इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए ये आर्य प्रतिरूप का एग्जाम्पल है जो कि अभी हमने पीछे देखा है। प्रतिरूप को तारा प्रतिरूप में बदलना होगा, यानी जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा तो इनकी इन भुजाओं के बीच में, यानी ये वाला स्थान जो है यहां पर आप देखेंगे जिसे हमने यहां दूसरे चित्र में लाल रंग से दिखाया है, यहां भी अधिवासों का निर्माण होने लगता है। और जब यहां अधिवासों का निर्माण होने लगता है तो ये जो आर्य प्रतिरूप है ये बदलकर तारा प्रतिरूप में कन्वर्ट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंखा प्रतिरूप। ये नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में बनते हैं। डेल्टा क्षेत्र का मतलब आप जानते हैं, जब भी कोई नदी बहकर आती है तो अपने मुहाने पर अपने साथ बहुत सारी अवसाद या गाद लेकर आती है और उसे जमा कर देती है, और जमा करने के बाद जो है अपना रूप बदल लेती है या विभिन्न बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है। इस पर्टिकुलर क्षेत्र को फिर डेल्टा कहते हैं। और गाद के जमने से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उस क्षेत्र में फिर धीरे धीरे बनने लगते हैं। जैसे एक ये नदी थी और इसके इस पूरे क्षेत्र में जो है अवसाद का निर्माण हुआ, यानी गाद जमा हो गई और यहाँ पर धीरे धीरे घर बसने लगे। तो इस तरीके से जो प्रतिरूप निकल कर आता है वही कहलाता है पंखा प्रतिरूप। इसके आगे चलते हैं। नंबर 9 पर है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप प्राय पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जमीन कम होती है वहां पर पर्वतों को काट काट कर भूमि निकाली जाती है और घर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रतिरूप आता है निकलकर उसे कहते हैं सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप जो है हिमालय पर्वत, रॉकी, एंडीज पर्वत और अन्य कई पर्वतों पर भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद है नंबर 10 अनियमित प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में कोई या कहें रेगुलर या कहें कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, बस ऐसे ही मतलब जो है घर अपनी मनमर्जी से बस जाते हैं। राजस्थान के बारां जिले में जो लिसाड़ी गांव है वहां पर इसकी स्टडी की गई थी। आप यदि देखना चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। नंबर 11 पर है मधु छत्ता प्रतिरूप। आपने और हमने मधुमक्खियों का छत्ता देखा है, जिस तरीके से उसमें छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, चैम्बर्स होते हैं, उसी तरीके से इन घरों का जो बसावट होता है या इनका जमाव होता है। साउथ अफ्रीका में जो जूलू जनजाति के लोग हैं, आंध्र प्रदेश में समुद्र तट पर जो मछुआरे बसे हुए होते हैं, उनके जो गांव होते हैं, वहां इस तरीके के प्रतिरूप देखने में आते हैं। कुछ अन्य प्रतिरूप भी होते हैं जिसमें नाभिकीय प्रतिरूप जो हमने ऊपर एक चर्चा की थी बीच में, और इसके अलावा अर्धताकार जो प्रतिरूप हैं वो देखने में आते हैं। तो इस तरीके से ग्रामीण अधिवास कंप्लीट होता है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं नगरीय अधिवासों की ओर। नगरीय अधिवासों में अर्थव्यवस्था प्राय गैर कृषिगत कार्यों में लगी हुई होती है, या यूं कहें द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम जो व्यवसाय हैं उनमें वहां की जनसंख्या संलग्न रहती है। अर्थात या तो कोई उद्यम करती है, उद्योग करती है, या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सेवा क्षेत्रों में लगी होती है, या अन्य कोई बौद्धिक क्षमता का कार्य प्राय वहां पर किया जाता है। नगरों में जो जनसंख्या है वो बहुत उच्च होती है क्योंकि उसका अपना एक आकर्षण होता है। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की या कहें मोबिलिटी जो होती है बहुत फास्ट होती है। पक्की सड़कें प्राय देखने को मिलती है, पक्के मकान वहां देखने को मिलते हैं, रोजगार की उपलब्धता रहती है जो कि ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु एक खास बात यहाँ पर है, यहाँ जटिल श्रम विभाजन देखने को मिलता है। इसके अलावा यातायात के जो है निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के साधन देखने में आते हैं। यहाँ पर एक और खास बात है कि शहरों में सामाजिक प्रगाढ़ता का प्राय अभाव देखा जाता है। कहने का मतलब है लोग अपनी धुन में सवार रहते हैं, उन्हें अड़ोसी पड़ोसी से प्राय लेना देना नहीं होता है। और यहाँ जो है उच्च शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं जो कि नगरीय आकर्षण और वहाँ के सुदृढ़ आधारभूत ढांचे का एक प्रतीक मानी जाती हैं। चलते हैं और जानेंगे नगरीय अधिवासों के प्रकारों को। नगरीय अधिवासों के प्रकार को प्राय हमने नगर
महानगर, सन्नगर, वृहदनगर, नगर। सबसे पहले नगर में जो जनसंख्या है वो 1 से 10 लाख होती है और राजस्थान का बीकानेर जो शहर है वो इसमें उदाहरण के रूप में एकदम फिट बैठता है। इसके बाद आता है महानगर। महानगर जिन्हें मेट्रो सिटीज भी कहते हैं, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा ये प्रमुख शहर हैं जहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक देखने में आती है। इसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सन्नगर। सन्नगर इस शब्दावली का प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने 1915 में किया था। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। 2 पृथक शहर हैं, एक ए शहर है और एक बी शहर है। ए शहर को हमने एक चौकोर रूप दिया है और बी शहर को हमने जो एक त्रिभुजाकार रूप में दिखाया है। और दोनों ही जो नगर हैं, इन दोनों के नगर में ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये खालिस्तान मौजूद है, यानी जो इन दोनों के बीच की दूरी को दिखाता है। तो कालांतर में क्या होगा कि ये जो खालिस्तान है, इस खालिस्तान पर भी घर बनने लगते हैं, बस्तियां अपन जो कहें विस्तार करने लगती हैं और एक समय के बाद ये होता है कि ए नगर और बी नगर एक दूसरे से अपनी सीमाओं को लांघते हुए परस्पर अतिव्यापित हो जाते हैं या कहते हैं मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखें दिल्ली और गुड़गांव या दिल्ली नोएडा, ये जो प्रमुख शहर हैं ये सन्नगर के ही एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं वृहदनगर। इन्हें विश्व नगरी भी कहते हैं। इनका एक नाम मेगालोपोलिस भी है। जीन गॉडमैन ने 1857 में इस शब्दावली का प्रयोग किया था और यहाँ जो जनसंख्या होती है वो प्राय 50 लाख से भी अधिक होती है। जैसे टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क और भी जो है विश्व नगर बड़े बड़े इसमें आते हैं। आइए अब देखते हैं नगरीय अधिवासियों की समस्याएं। यहाँ पर एक तो आवास की कमी होती है क्योंकि वहाँ जमीनें बहुत महंगी होती हैं जिसे प्राय आम नागरिक के लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। यातायात का बहुत अधिक भार होता है, निजी वाहनों की संख्या और सार्वजनिक वाहनों की संख्या अधिक होती है, इससे प्राय दुर्घटनाएं भी बहुत देखने पर आती है। पर्यावरण प्रदूषण वहाँ पर होता है, सामाजिक असहयोग की भावना होती है। मैंने देखा था कि लोग जो होते हैं अपनी धुन में सवार होते हैं और जनसंख्या अधिक होने से वहाँ तुलनात्मक रूप से रोजगार और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है, यानी डॉक्टर एक है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ धीरे धीरे गंदी कच्ची बस्तियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। लोग मुनाफाखोरी के चक्कर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने लगते हैं और गंभीर अपराध का स्तर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये नगरीय अधिवासियों की प्रमुख समस्याएं हैं। तो आगे एक कदम और बढ़ाते हैं और जानते हैं कच्ची बस्तियों को, और खासकर हम केस स्टडी देखेंगे मुंबई की धारावी बस्ती की। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कच्ची बस्तियों की समस्याओं के जानने में। यहाँ पर अस्वच्छ पर्यावरण होता है, अर्थात प्रकाश की कमी होती है, ना ही शुद्ध पेयजल होता है, ना ही शुद्ध वायु होती है, और इन्हीं में ही जो घर हैं वो बिल्कुल अपन कहें बिना किसी एक निश्चित पैटर्न के बने हुए होते हैं। यहाँ पर प्राय सड़कों का अभाव होता है, तंग गलियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, यहाँ कहें कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा भी था कि ये कोविड-19 का जो संक्रमण हमारे सामने आया तो धारावी में फैला, उससे सरकार के जो है हाथ पैर फूल गए। यहाँ पर इन बस्तियों में जो शौचालय है इनकी सुविधाओं का प्राय अभाव होता है। समाज द्वारा इन्हें हेय की दृष्टि से या कहीं उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर लोग कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ इन इलाकों में अपराध देखे जाते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था को कायम रखना भी एक बड़ी समस्या होती है। अब अपन यहाँ देखेंगे कि इनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। को क्या करना चाहिए कि जो ये इलाका है इस इलाके में निम्न दरों पर बहुमंजिला आवासों का निर्माण करना चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स जो संस्कृति है उसको लेकर आना चाहिए। टैंकरों द्वारा या सरकारी नलों द्वारा शुद्ध पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर देनी चाहिए। मनरेगा जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है वैसे ही रोजगार कार्यक्रम इन इलाकों में लाने चाहिए। इसके अलावा सामुदायिक केंद्र खोले जाने चाहिए और निःशुल्क वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दी जानी चाहिए। यहाँ पर पोस्टिंग जो है डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसकी भी बढ़ानी चाहिए। यहाँ विद्यालय खुलने चाहिए, चौड़ी सड़कें व पार्कों का निर्माण होना चाहिए। स्वरोजगार हेतु युवाओं को जो है आसानी से ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए तथा कानून व्यवस्था को सुचारू बनाया जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं
स्पेशल केस स्टडी। हम बात करेंगे मुंबई की धारावी बस्ती। एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी और उसने ऑस्कर भी जीता, आपने सुना होगा नाम, स्लम डॉग मिलेनियर। वहां पर मुंबई की जो धारावी बस्ती है उसी के दृश्य दिखाए गए हैं। ये गुजरात के कुम्हारों के द्वारा, जो कि 10,000 की संख्या में माइग्रेट करके आए थे, उनके द्वारा बसाए गए थे। ये इसकी जो लोकेशन है टुहू मुंबई से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाने पर उपनगरीय रेल मार्गों के बीच में पड़ती है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 557 एकड़ पड़ता है और यहाँ पर 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यदि चला जाए तो यहाँ लगभग 6 लाख की आबादी है। 1 लाख घर हैं और कुछ कुछ घर ऐसे हैं जहाँ एक ही कमरे में 15-15 लोग निवास कर रहे हैं। यहाँ एक मुख्य सड़क है जिसका नाम था 90 फीट रोड, वो आज भी है, परंतु वो 90 फीट की नहीं रह गई है। बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया है, कई कई स्थानों पर इतनी सक्रिय हो गई है कि एक साइकिल या एक रिक्शे का निकलना भी बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ 1500 व्यक्तियों पर एक शौचालय पड़ता है। ईंट और भट्टे यहाँ पर बने हुए हैं, रिसाइकल सेंटर यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पूरे शहर का जो कचरा है, ये यूनाइटेड किंगडम का भी बहुत सारा जो कचरा है वो यहाँ आकर रिसाइकिल होता है। इसके अलावा यहाँ पर बेहतरीन शिल्प के काम होते हैं, कशीदाकारी यहाँ पर होती है, जरी का काम यहाँ पर होता है, ज्वेलरी का काम बहुत उच्च क्वालिटी का यहाँ पर होता है। साथ ही साथ जो बहुत अच्छे या कहीं महंगे जो फैशन के जो कपड़े होते हैं उनकी सिलाई भी इन इलाकों में होती है। और एक स्टडी यहाँ पर हुई जिसके अनुसार ये कहा गया कि लगभग 650 मिलियन यूएस डॉलर का व्यवसाय जो है धारावी देती है। इस यहाँ पर प्राय मुंबई के अलावा यूएसए, अरब कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज का भी काम होता है। अब यहाँ फोकस किया जाना चाहिए कि मुंबई की जो धारावी बस्ती है इसकी समस्याओं का निराकरण कैसे हो। इसके लिए जो एक व्यवसायी हैं मुकेश मेहता जी, उन्होंने $2 बिलियन की एक योजना जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने रखी, जिसको लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी अब सीरियस है और वो इसकी प्लानिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमने देखा मुंबई धारावी बस्ती के बारे में। और इस तरीके से ये हमारा चैप्टर नंबर 6 विश्व मानव अधिवास यहाँ पर कंप्लीट होता है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने में सक्षम हो गए होंगे और हमें आपके आंसर्स का इंतजार है कमेंट बॉक्स में, आप वहां दें। और हमने ये कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो स्पेशल अनाउंसमेंट यही है कि जब क्विक रिवीजन क्लास का पार्ट 3 आएगा तो उसमें हम 3 चैप्टर्स लेने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। चैप्टर नंबर 7 है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, चैप्टर नंबर 8 है प्राथमिक व्यवसाय, इसमें इसकी पूरी डिटेल हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 है द्वितीयक व्यवसाय। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इन तीनों चैप्टर्स को कवर करेंगे। आशा करते हैं कि आपके लिए किया गया ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमें एनर्जेटिक बनाएगी और हम जान पाएंगे कि हमें हमारी स्ट्रेटेजी में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट करने हैं, कहाँ कहाँ सुधार करना है। लास्ट में हमें यही कहना है कि कठोर परिश्रम करते रहिए और स्मार्ट वर्क भी साथ साथ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई रिवीजन क्लास के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए। ऑल दी बेस्ट। और हाँ, खास बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सेवा हो सके इसके लिए इसे शेयर करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।